गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रूला के बनने की या गैस्ट्रूला के फॉर्मेशन की प्रोसेस गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। ओके, आज का जो टॉपिक है ये बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी के सेकंड पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक टॉपिक है। तो इस पेपर के कुछ टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें हमने एक टॉपिक जो अभी रिसेंटली डिस्कस किया था वो टॉपिक था डिफरेंट टाइप के ब्लास्टूला। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, भ्रूणीय परिवर्धन की जब प्रक्रिया होती है तो उस समय क्या होता है। कुछ स्टेजेस आती हैं, उसमें से एक स्टेज मोरूला स्टेज है, फिर मोरूला के बाद एक ब्लास्टूला स्टेज आती है और फिर ब्लास्टूला के बाद एक गैस्ट्रूला स्टेज आती है। तो जो गैस्ट्रूला स्टेज है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, उस गैस्ट्रूला स्टेज या उस गैस्ट्रूला के जो निर्माण की प्रक्रिया है, मैकेनिज्म है, उसी को गैस्ट्रुलेशन के नाम से जाना जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया जब होगी तो उस समय क्या क्या परिवर्तन होंगे और जो एक गैस्ट्रूला बनेगा उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होगी जो उसे ब्लास्टूला से अलग करेगी। क्योंकि हमने ब्लास्टूला स्टेज के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था और कल के लेक्चर में हमने अलग अलग एनिमल्स के जो अलग अलग ब्लास्टूला हैं उनकी स्ट्रक्चर, उनके डायग्राम, उनके बारे में डिस्कस किया था। तो कॉमन रूप से एक बात थी कि जो ब्लास्टूला स्टेज हैं उसमें एक तो ब्लास्टोसीड, ये कैविटी होती है जिसे कोरक गुहा इस नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो सेल्स एक लेयर बनाती है, एक स्तर बनाती है ब्लास्टूला स्टेज में, तो उस लेयर का, उस स्तर का नाम दिया था ब्लास्टोडर्म। और जो कोशिकाएं हैं वो ब्लास्टोमियर कोरक खंड है। तो अब शुरू करते हैं
कि ब्लास्टूला स्टेज जब गैस्ट्रूला स्टेज में परिवर्तित होगी भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान, तो क्या परिवर्तन होंगे उस समय, ये बात मैं कर रहा हूं। तो पहले 4 महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज मैं गैस्ट्रूलेशन की डिस्कस करूंगा, फिर मैं मेन टॉपिक पे आऊंगा। नंबर 1, गैस्ट्रूलेशन इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आफ्टर ब्लास्टूला स्टेज, यानी भ्रूणीय परिवर्धन की गैस्ट्रूला एक अवस्था है और ये अवस्था ब्लास्टूला अवस्था के बाद की अवस्था है। एक चीज तो ये, तो पहली चीज जो मैंने डिस्कस की, पहली बात जो हमने अभी डिस्कस की वो ये थी कि गैस्ट्रूला अवस्था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की एक स्टेज है और ये स्टेज ब्लास्टूला स्टेज के बाद में आती है। एक चीज तो ये क्लियर हुई। नंबर 2, ब्लास्टूला जो है उसके गैस्ट्रूला में परिवर्तन, यानी ब्लास्टूला एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में गैस्ट्रूला अवस्था का निर्माण करता है। उसी प्रक्रिया को हम गैस्ट्रूलेशन इस नाम से जानते हैं। 2 बातें हो गई। तो गैस्ट्रूला के निर्माण की प्रक्रिया गैस्ट्रूलेशन कहलाती है। नंबर 3, जो ब्लास्टूला था उसमें ब्लास्टोमियर यानी कोरक खंड थे और उन कोरक खंडों ने एक स्तर बनाया था जिसका नाम था ब्लास्टोडर्म। गैस्ट्रूलेशन के समय क्या होगा, ये कोरक खंड जो है जिन्होंने ब्लास्टोडर्म स्तर बनाया है, ये कोशिकाएं माइग्रेशन करेगी यानी स्थानांतरित होगी और स्थानांतरित होकर एक स्थान से दूसरे स्थानों की ओर गमन करेगी, प्रवास करेगी। तो इस समय कोरक खंडों में मूवमेंट, गतियां होती हैं और कोरक खंडों में ये जो गतियां होगी, इन्हीं गतियों का रिजल्ट, परिणाम ये होगा कि अब एम्ब्रियो में, भ्रूण में 3 जनन स्तरों का निर्माण हो जाएगा। एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म बन जाएगी, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बन जाएगी, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म बन जाएगी। तो तीसरी बात मैंने क्या डिस्कस की कि गैस्ट्रूलेशन के समय यानी गैस्ट्रूला के निर्माण के समय जो कोरक खंड ब्लास्टोमियर ब्लास्टूला अवस्था में थे, जिन्होंने ब्लास्टोडर्म इस एक स्तर का निर्माण किया था, ये कोशिकाएं
मूवमेंट करेगी अपने स्थल से, यानी भ्रूण के एक भाग से दूसरे भागों की ओर गति करेगी, मूवमेंट करेगी। और होगा क्या, इन कोशिकीय गतियों के कारण भ्रूण में एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, जिनको हम जर्म लेयर, जनन स्तर कहते हैं, इन 3 जनन स्तरों का निर्माण हो जाएगा। तो कोरक खंड की इन कोशिकीय गतियों के कारण ही भ्रूण में विभिन्न अंगों का, विभिन्न संरचनाओं का निर्माण होता है। और इसी कारण ये जो कोशिकीय गतियां होती हैं, ये मॉर्फो जेनेटिक मूवमेंट, संरचना विकास गतियां कहलाती हैं। तो गैस्ट्रुलेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। यहां जो कोरक खंड है, जो ब्लास्टोडर्म लेयर बनी है, इनकी सेल्स मूवमेंट करेगी और उसी के परिणाम स्वरूप भ्रूण में 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। भ्रूण में विभिन्न अंग संरचनाएं बनती हैं और इसी कारण ये कोशिकीय गतियां संरचना विकास गतियां कहलाती हैं। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की गैस्ट्रुलेशन की। अब बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी पे। गैस्ट्रुलेशन के समय जो चौथी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं डिस्कस कर रहा हूं वो ये है कि गैस्ट्रुलेशन के समय जो भी परिवर्तन हो रहे हैं ये इररिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। जो परिवर्तन एक दिशा में हो गया वो वापस विपरीत दिशा में नहीं आएगा। यानी जो कोशिकाएं इस समय मूवमेंट करेगी और किसी दूसरे भाग में चली जाएगी तो वे वापस अपनी सामान्य स्थिति में लौटकर नहीं आएगी। तो ये 4 प्रॉपर्टी अभी हमने गैस्ट्रुलेशन की डिस्कस की। तो गैस्ट्रूला का बनना गैस्ट्रुलेशन है। और जब 3 जर्म लेयर बन जाए, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म बन गई, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बन गई, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म बन गई, तो तीनों जर्म लेयर का बन जाना इस बात का संकेत है, इंडिकेशन है कि गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट हो चुका है और अब ब्लास्टूला गैस्ट्रूला में परिवर्तित हो गया है। तो मैं जब गैस्ट्रुलेशन की इन 4 प्रॉपर्टीज की स्टडी करता हूं तो एक बात क्लियर होती है कि गैस्ट्रुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये संरचना विकास गतियां हैं। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली ये गैस्ट्रुलेशन का फर्स्ट पार्ट में आज डिस्कस करूंगा, कल इसका हम लोग सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेंगे। तो मैं अगर संरचना विकास गतियों की बात करूं तो मैंने इन गतियों को 2 ग्रुप में कैटेगराइज किया है। पहली कैटेगरी का नाम हमने दिया एपिबोली। पहली प्रकार की जो है वो है
एपिबोली, दूसरे प्रकार की गति का नाम दिया एम्बोली। बिल्कुल सिंपल है, समझना यहां पर। आज का लेक्चर फोकस रहेगा एपिबोली मूवमेंट पर। कल हम डिस्कस करेंगे एम्बोली मूवमेंट पर। तो ध्यान रखना, एक चीज मैं अभी क्लियर कर दूं, अलग अलग एनिमल्स में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एग्स, अंडों के प्रकार भी अलग अलग होते हैं। दूसरी बात डिस्कस की थी, क्लीवेज का टाइप भी अलग अलग होगा अलग अलग एनिमल्स में। ब्लास्टूला भी अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग बनते हैं। तो जो एम्बोली मूवमेंट है, दूसरा वाला जो कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ये अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग प्रकार से होता है। कुछ नाम है, कल डिस्कस करूंगा। इनवेजिनेशन, इनवॉल्यूशन, इनफिल्ट्रेशन, डीलैमिनेशन, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। तो कई प्रकार के एम्बोली मूवमेंट हैं और अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग प्रकार के एम्बोली मूवमेंट होते हैं। तो उस पर डिस्कस आज नहीं कर रहे हैं। आज एक कॉमन डिस्कशन मेरा एपिबोली मूवमेंट पर है। तो मैंने एक फ्रॉग के अंडे को लिया है और उसमें हम एपिबोली मूवमेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो समझते हैं पहले एक बात। फ्रॉग का जो एग है वो मीजोलेसिथल है। मीजो का मतलब अंडे में 50%, लगभग आधा यॉक भरा हुआ है और लगभग आधा भाग साइटोप्लाज्म का है। तो दो पोल बन गए। वेजिटल पोल जहां यॉक की मात्रा प्रेजेंट है, एनिमल पोल जहां अंडे का साइटोप्लाज्म है। तो अंडा मीजोलेसिथल। अच्छा, दूसरी बात, मेढक में, फ्रॉग के एग में जो क्लीवेज हो रही है, विदलन जो हो रहा है, वो हमने उस दिन डिस्कस किया था। होलो ब्लास्टिक अनइक्वल है, यानी पूर्ण भंजी तो है, पूरे अंडे में विदलन हो रहा है, लेकिन जो एनिमल पोल है वहां क्लीवेज फरो की, विदलन की जो खांच है उसकी एक्टिविटी फास्ट है। जहां यॉक वेजिटल पोल है वहां विदलन खांच की एक्टिविटी धीमी है, स्लो डाउन हो गई है। तो ऐसे विदलन को हमने कहा था होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज। ठीक है, तो फ्रॉग का अंडा मीजोलेसिथल है और उसमें जो क्लीवेज हो रही है वो होलोब्लास्टिक अनइक्वल है। क्या होगा ऐसा होने से कि साइटोप्लाज्म यानी एनिमल पोल में क्लीवेज फरो की एक्टिविटी ज्यादा होने से डिवीजन जल्दी जल्दी होंगे। जब जल्दी जल्दी होंगे तो जो ब्लास्टोमियर्स एनिमल पोल वाले भाग में बनेंगे, जहां साइटोप्लाज्म है वहां बनेंगे, उनका आकार छोटा होगा। तो उनको हम नाम देंगे, क्या नाम दिया जाएगा? दे आर कॉल्ड माइक्रोमियर्स। तो
तो माइक्रोमियर्स लघु कोरक खंड हैं। ये एनिमल पोल वाले भाग में बन रहे हैं क्योंकि वहां विदलन खांच की सक्रियता ज्यादा है। लेकिन वेजिटल पोल जहां पीतक यॉक हैं वहां पर क्लीवेज फरो की सक्रियता थोड़ी कम है, तो वहां विभाजन धीरे धीरे हो रहे हैं। तो वहां जो कोरक खंड बने वो कम संख्या में बने लेकिन आकार में बड़े हैं, मैक्रोमियर या मेगामियर कहलाएंगे, दीर्घ कोरक खंड कहलाएंगे। यहां तक ठीक। ये मैंने ब्लास्टूला तक की बात की। अब आगे समझें अपन। दो प्रकार के मूवमेंट मैंने बताए। एक मूवमेंट माइक्रोमियर कर रही है, दूसरा मूवमेंट मैक्रोमियर कर रही है। बिल्कुल सिंपल तरीका समझने का। एपीबोली एक प्रकार की मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है जो किस समय होगी? गैस्ट्रुलेशन के समय होगी। तो बात है कौन सी कोशिकाएं ये वाला मूवमेंट एक तो शो करेगी, और जब वो ऐसा मूवमेंट शो करेगी तो बनाएगी क्या? बात इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। एक्टिविटी ज्यादा किसकी है? माइक्रोमियर की। स्लो एक्टिविटी किसकी है? मेगा या मैक्रोमियर की। यानी ये लघु कोरक खंड तेजी से डिवाइड हो रहे हैं, जबकि मेगामियर स्लोली डिवाइड हो रहे हैं। तो माइक्रोमियर क्या करेंगे? ये सब माइक्रोमियर मैंने शो किए हैं फ्रॉग के एग में। देखो छोटे वाले, ये बड़े आकार के मेगामियर। तो मेगामियर आकार में बड़े हैं, नंबर में कम है। माइक्रोमियर आकार में छोटे हैं, नंबर में ज्यादा है। तो माइक्रोमियर ज्यादा एक्टिव हैं, तो इन्होंने तेजी से डिवीजन स्टार्ट किए और धीरे धीरे इन्होंने पूरे इस ब्लास्टूला को कवर कर दिया। बात समझ में आ रही है? अभी ब्लास्टूला की बात कर रहे हैं, कोरक अवस्था की। तो कोरक से गैस्ट्रूला बनाना, वही गैस्ट्रुलेशन है। तो सबसे पहले एपीबोली मूवमेंट स्टार्ट हुए। तो माइक्रोमियर जिनकी एक्टिविटी ज्यादा तेज थी, उन्होंने तेजी से विभाजन किए और पूरे ब्लास्टूला को कवर कर दिया एक जगह को छोड़कर। यहां तक ये सेल नहीं पहुंची, बाकी पूरे ब्लास्टूला को चारों ओर से इन माइक्रोमियर्स ने कवर कर दिया। इस जगह को कहेंगे कोरक रंध्र, कोरक छिद्र, ब्लास्टोपोर इसको कहेंगे। तो केवल यहां तक ये लघु कोरक खंड नहीं पहुंचे। देखो यहां से यहां तक आए, लगातार वृद्धि कर रहे हैं और फिर यहां तक आ गए। इस संरचना विकास गति का नाम क्या दिया गया? एपीबोली। ये पहले प्रकार की मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है जो कौन सी कोशिकाओं में हुई? माइक्रोमियर्स में होगी। यहां तक ठीक। जब माइक्रोमियर में एपीबोली हुई और माइक्रोमियर ने पूरे ब्लास्टूला को कवर कर दिया, तो जो दीर्घ कोरक खंड है उनके ऊपर भी ये आए, तो दीर्घ कोरक खंड अब कहां जाएंगे? तो वो कोरक रंध्र से होकर, अंदर तो ब्लास्टोसील थी, हमने ब्लास्टूला में डिस्कस किया था, कोरक गुहा है। तो बड़े वाले कोरक खंड अब प्रवेश करेंगे कोरक गुहा में, ब्लास्टोसील में। कहां से होकर? कोरक रंध्र से होकर। उस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? एम्बोली। वो बाद की चीज है, वो किस में होगा? मैक्रोमियर में। अभी माइक्रोमियर में कौन सा हुआ? एपीबोली। तो एपीबोली एक प्रकार की मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है,
जो कौन से कोरक खंडों में होती है? लघु कोरक खंडों में ये संरचना विकास गति होती है। तो ये एपिबोली समझ में आया। तो फ्रॉग का एक डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है। तो जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई वो सब लघु कोरक खंड है। जो रेड कलर से आपको दिख रही है, ऑरेंज कलर से, ये आपके दीर्घ कोरक खंड है, मेगामियर से, मैक्रोमियर से। तो माइक्रोमियर में डिवीजन तेजी से हो रहे हैं, देख रहे हो आप, उनका नंबर बढ़ रहा है। मेगामियर का नंबर अभी भी कांस्टेंट है, अभी वो बढ़ नहीं रहा है या बहुत कम बढ़ रहा है। तो जो एपिबोली मूवमेंट है उसमें क्या होगा? माइक्रोमियर पूरे ब्लास्टूला को चारों ओर से घेर लेती है। तो पूरे ब्लास्टूला को घेर लिया, केवल एक जगह छोड़ी है जिसको हमने कोरक रंध्र या ब्लास्टोपोर कहा है। तो जिस संरचना विकास गति के द्वारा माइक्रोमियर पूरे ब्लास्टूला को आवरणित कर लेती है, उस संरचना विकास गति का नाम एपिबोली मूवमेंट है। और ये गति वो कोशिकाएं प्रदर्शित करेगी जो भविष्य में एक्टोडर्म स्तर का निर्माण करेगी। तो इसके लिए अंग्रेजी में शब्द आता है प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म, फ्यूचर की एक्टोडर्म, जो भविष्य में एक्टोडर्म बनाए उसको कहेंगे प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म। तो जो कोशिकाएं प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म हैं वो एपिबोली मूवमेंट करेगी। जो प्रिजम्पटिव मीजोडर्म है, एंडोडर्म है, भविष्य की मीजोडर्म, भविष्य की एंडोडर्म, उनके द्वारा एम्बोली मूवमेंट शो किया जाता है। तो कल हम डिस्कस करेंगे एम्बोली के बारे में, अलग अलग प्रकार की हैं, उनका डिस्कशन कल रहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।